नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आई होप आपकी तैयारी जे डबल और नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे लेक्चर आप ढंग से देख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज जीओसी का हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देखिए कौन कौन से हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट या रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों टोटल हमारे पास 6 अटैकिंग रिएजेंट या रिएक्शन इंटरमीडिएट है। उनमें से पहला मैंने लिखा है कार्बोकैटायन, दूसरा होता है कार्बेनायन, आपने पढ़ा होगा। तीसरा होता है फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। चौथा होता है हमारे पास कार्बीन। पांचवा होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो ये हमारे पास टोटल 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट या अटैकिंग रिएजेंट है। तो अब देखते हैं इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है और किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए कार्बोकैटायन, ठीक है, बाकी मैं मिटा देता हूं। तो देखो कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ हद तक जुड़े हैं। तो बनते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन बनते कैसे हैं। आपने पढ़ा होगा जब कोई बॉन्ड टूटता है तो दो तरह से बॉन्ड टूटने की प्रोसेस होती है, एक होता है हेट्रोलाइटिक, दूसरा है होमोलाइटिक। तो जो कार्बोकैटायन होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ TERO, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। और बच्चों हेट्रोलाइटिक में क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी दोनों जो है किसी एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाते हैं। तो ए पे आ जाता है प्लस चार्ज और बी पे आ जाता है माइनस चार्ज। जिस पर प्लस चार्ज होगा वो कैटायन, जिस पर माइनस चार्ज होगा वो एनायन। मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं CH3Cl की, और यहां पर जो बॉन्ड हो रहा है वो हेट्रोलाइटिक फिजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहां पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ चले जाएंगे। तो CH3 पे आ जाएगा प्लस चार्ज और Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज वाला कार्बन बना है उसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया। अच्छा, कार्बोकैटायन को कई बार कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है, कार्बोनियम आयन। तो बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मान लीजिए माइनस वाला हो तो माइनस वाले को हम बोलते हैं एनायन, और अगर माइनस में कोई कार्बन इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलेंगे कार्बेनायन। तो बोलने का मतलब यह कि कार्बोकैटायन और कार्बेनायन कैसे बनते हैं, बाय द हेट्रोलाइटिक ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं कि इनकी खास बात क्या होती है, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो हमारे पास कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो मिथाइल कार्बोकैटायन हो सकता है, CH3CH2 इथाइल कार्बोकैटायन हो सकता है, यहां पे जो है बेंजीन के ऊपर CH2 फिनाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन हो सकता है। तो बोलने का मतलब है कि कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आया तो हम उसे कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्लियर हो गया, ठीक। तो अब नोट कीजिए कि इनके फीचर क्या क्या होते हैं, फीचर, ठीक है। अच्छा, कार्बोकैटायन का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर यहां पे बना लेता हूं, C1 2 और 3, इस पे 3 बॉन्ड होंगे और इसका एक इस तरह से एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो सपोज मैं मिथाइल कार्बोकैटायन की बात करता हूं तो यहां पर होगा प्लस चार्ज और दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहली बात है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। तो इसका मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी कार्बोकैटायन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अच्छा, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनता है सब में, ये वाला है ना।
तो दिस इज कॉल्ड प्लेनर ट्राइगोनल। और बच्चों अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp2। वैसे भी प्लेनर ट्राइगोनल का क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और बॉन्ड एंगल अगर आप देखो तो 120 डिग्री। ठीक है, तो ये इनकी खास बात है। अब देखो अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बच्चों, इट इज डाया मैग्नेटिक। नोट करते जाइए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 3 पाई बॉन्ड, डाया मैग्नेटिक होता है। ठीक है, और इट इज वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। और बच्चों कैसे बनता है, जब हम किसी बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करते हैं। एक और तरीका है, देखो कई बार क्या होता है कि हम डबल बॉन्ड पर किसी प्रोटॉन की रिएक्शन करवाते हैं, तो प्रोटॉन इनमें से किसी एक बॉन्ड पर जो है रिएक्शन करेगा और CH2 and CH3 यहां पर जो है एक कार्बोकैटायन बना लेगा। तो 2 तरीके हैं, इस तरीके भी से हो सकता है और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से भी हो सकता है क्लीवेज। तो नोट करो फटाफट, ये इसकी खास बात है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों स्टेबिलिटी। इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो स्टेबिलिटी पर बनते हैं, तो ये नोट कर लिया आपने। चलो ध्यान रखना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे भाई। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हो, जैसे अगर हमारे पास क्या है, एक तो मिथाइल है, दूसरा है इथाइल, तीसरा है, यानी लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। यहां नंबर ऑफ कार्बन देखो, लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। तो बच्चों जितने भी कार्बोकैटायन है उनकी स्टेबिलिटी को 3 फैक्टर डिनोट करते हैं। एक तो होता है रिजोनेंस, दूसरा होता है इंडक्टिव, तीसरा होता है हाइपर कंजुगेशन, और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये 4 फैक्टर बस आपको ध्यान रखने हैं, रिजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जो है प्लस आई बढ़ रहा है, तो बच्चों जब प्लस आई बढ़ेगा तो जितना ज्यादा आर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना, तो बड़ा आर ज्यादा स्टेबल, छोटा आर कम स्टेबल। ये तो फर्स्ट कंपैरिजन था। दूसरा कंपैरिजन अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और लास्ट में आएगा मिथाइल। इस चीज का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल CH3 प्लस, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा बजाय ये प्रोपाइल कार्बोकैटायन की। ध्यान रखना है ना, यानी अगर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी में से चूज करना पड़े या प्राइमरी और सेकेंडरी में चूज करना पड़े तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें 2+I ग्रुप जो है एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहां ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा। तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। क्लियर। तीसरी बात करें अगर हम कि बेंजाइल के ऊपर CH2 प्लस है, ये बेंजाइल है, तो यहां पर रिजोनेंस बनेगा तो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं एक रिंग यहां पर और जोड़ दूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी जितना ज्यादा रिजोनेंस बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ने वाली है। तो अगर मैं इस कार्बोकैटायन पे 3 फिनाइल ग्रुप जोड़ दूं तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर कौन सा फैक्टर आ रहा है, रेजोनेंस। क्लियर। इन दोनों में कौन सा फैक्टर आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरह ध्यान रखना आपको। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज अगर मैं बात करूं एलाइल की, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन, दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन। और दूसरा हमारे पास है विनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और ये प्लस चार्ज। तो बच्चों एलाइल कार्बोकैटायन में रिजोनेंस है, विनाइल में रिजोनेंस नहीं है, तो एलाइल ज्यादा स्टेबल होगा बजाय विनाइल के। क्लियर। अच्छा अगर बेंजाइल और एलाइल की बात की जाए, बेंजाइल में भी रिजोनेंस है, एलाइल में भी रिजोनेंस है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होने वाला है, हमेशा ध्यान रखना बेंजाइल वाला ज्यादा स्टेबल होगा बजाय एलाइल के।
ऐसा क्यों? क्योंकि एलाइल में 2 ही रेजोनेंस बनेंगे, बेंजाइल में ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी। तो समझ में बात आ गई किस तरह से हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर रहे हैं। ठीक है, और भी देखो अभी, चलो, है ना। अच्छा, अब एक कुछ इस तरह के कंपाउंड होते हैं, अगर बच्चों प्लस चार्ज डायरेक्ट एरोमेटिक के साथ कंजुगेशन बना रहा है, देखो प्लस चार्ज यहां पर एरोमेटिक, ये इधर आएगा तो प्लस चार्ज यहां जाएगा, फिर इधर इधर इधर, है ना। तो इट इज एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोकैटायन। एरोमेटिक कार्बोकैटायन मतलब प्लस चार्ज फोर्सफुली इन्वॉल्व है एरोमेटाइजेशन में, डिलोकेलाइजेशन में, इसीलिए जो है इसको हम एरोमेटिक कार्बोकैटायन बोलेंगे। और इसमें टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेप्टाइल 135 ट्राइइन। क्लियर, नाम लिख लेंगे। एरोमेटिक का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन बच्चों इन सब कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, सब जितने भी कार्बोकैटायन है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक और कार्बोकैटायन आता है जिसमें इस तरह का ग्रुप होता है, देखिए ये और ये देखो, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। इट इज मच मोर स्टेबल देन ऑल कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यही है। तो अगर बच्चों में सबको कंपैरिजन करो तो सबसे पहले इनका नंबर आएगा, सेकंड इनका नंबर आएगा, थर्ड इनका नंबर आएगा, फोर्थ इनका आएगा और बाद में इनका आएगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 अभी बता देता हूं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले कैटेगरी ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। अच्छा, अब देखो, मान लिया जाए कि 2 रिंग जुड़ी हैं ऐसा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और बच्चों अगर 3 रिंग जुड़ी हैं, 3 प्रोपाइल रिंग जुड़ी है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, ये वाला देखो। तो इस कैटेगरी में जितनी ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ती जाएंगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो पहले ये, देन ये, देन ये, उसके बाद देन ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं, इधर बता देते हैं, है ना। सपोज मान लिया जाए, अलग कई बार पूछा भी जाता है कि एक हमारे पास ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है और ये भी बेंजाइल कार्बोकैटायन है। अगर यहां पर बच्चों मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ता हूं और यहां पर कोई मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ता हूं, OH का जो नेचर है वो है +R और NO2 का जो नेचर है वो है -R, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटती है। तो अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन पे कोई +R कंटेनिंग कंपाउंड जुड़ा हो, यानी जो जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो, तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के। तो ये अलग कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो सारी कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि किस कैटेगरी में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। अब मैं सबको एक साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, पहले आप नोट कीजिए फटाफट है किस कैटेगरी में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप सीख जाओगे तो सारी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है। चलो, ये कैटेगरी तो अलग हो गई, है ना। अब सबको मैं, पूरे सारे ग्रुप को मैं एक साथ जो है कंपैरिजन करके आपको बता देता हूं, ठीक है भाई। तो नोट करते जाना, इसी से क्वेश्चन आएगा 100%, है ना। देखो, सबसे पहले हमारे पास है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन वाली कैटेगरी सबसे ज्यादा है। उसके बाद आती है बच्चों एरोमेटिक वाली कैटेगरी, ये वाली। उसके बाद आती है PHC PHPH यानी बेंजाइल कार्बोकैटायन वाली कैटेगरी, जिसमें जो है 3 बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। उसके बाद आती है बच्चों जिसमें 2 बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, ठीक। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो बेंजाइल और एराइल हम बोलते हैं उसको एलाइल कार्बोकैटायन है, वो हमेशा टर्सरी कार्बोकैटायन से कम स्टेबल होंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है।
तो टर्सरी कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन बेंजाइल एंड एलाइल कार्बोकैटायन, ध्यान रखना, ठीक है। कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। उसके बाद आता है हमारे पास ये देखो एलाइल कार्बोकैटायन, यहां पर ध्यान रखना, ये टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है बजाय बेंजाइल और एलाइल कार्बोकैटायन के। इसका रीजन है इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 9 बनते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस को भी कंपीट कर जाती है। क्लियर? तो ये टर्न हो गया। उसके बाद आता है बच्चों सेकेंडरी, देन उसके बाद आता है प्राइमरी, देन उसके बाद आता है मिथाइल। देखो सारे आ गए एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों यहां पर देखो, अगर आपको पूछा जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बच्चों डबल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है बजाय ट्रिपल बॉन्ड वाले के। रीजन, यहां पर जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो नोट करो फटाफट, बस ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। सारे कार्बोकैटायन मैंने एक साथ मिला दिए, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। पहले साइक्लोप्रोपाइल, देन एरोमेटिक, देन 3 फिनाइल, 2 फिनाइल, देन टर्सरी, देन बेंजाइल, देन एलाइल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल, देन एस विनाइल यानी sp2, देन ट्रिपल बॉन्ड वाला। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बेनाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मिटा दो इससे, ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा सेकंड टारगेट है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, सीधी सी बात है, ठीक है। इस तरह आएगा, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज कार्बेनाइन, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कार्बोकैटायन। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। कैसे देखो, मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं इसको CH3H यानी CH4 हो गया, ठीक है। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से आप इसको तोड़ रहे हैं, तो यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ जाएंगे और कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज और H पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इट इज कॉल्ड कार्बेनाइन, समझे बात है ना। यानी कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे कार्बेनाइन, ठीक है। तो जैसे हमने कार्बोकैटायन पढ़े थे वैसे कई टाइप के कार्बेनाइन हो सकते हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, बेंजाइल, कार्बेनाइन, सारे जो कार्बोकैटायन है वही कार्बेनाइन हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन ध्यान का रखना है इस समय कार्बेनाइन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। और बच्चों माइनस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पैर। क्लियर हो गया? अब इसको स्ट्रक्चर देखते हैं पहले इसको, फिर इसकी खास बातें बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल अमोनिया के जैसे, देखो H H H और ये देखो ये लोन पेयर आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर और ये तीनों बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या बन रहा है। पहला पॉइंट बन रहा है कि दे आर फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी बन रही है, पिरामिडल, पिरामिडल ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 और इसको भी गिनेंगे साथ में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर तो हो ही गया हमारे पास, ठीक है। चलो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इट इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक, इट इज वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव तो होगा ही होगा, ठीक है। बस हो गया डायामैग्नेटिक, बिल्कुल। और क्या इसके बारे में बोल सकते हैं हम, देखो नोट करते जाओ। अच्छा एक और चीज, हाँ भाई बच्चों, जो अगर सेंट्रल एटम देखें तो सेंट्रल एटम के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है,
6 तो बॉन्ड के फॉर्म में है और एक लोन पेयर फॉर्म में है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं और साथ में एक लोन पेयर भी होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। समझे बात मेरी? तो जितने भी कार्बन आयन है वो सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे, और जितने भी हमने अभी कार्बोकैटायन पढ़े थे वो सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो नोट करते जाओ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टिपिकल कार्बन आयन। क्लियर? अब बात करते हैं कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। जस्ट अपोजिट होगा बच्चों, ध्यान रखना है ना। जो भी हमने कार्बोकैटायन के केस में पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी। और अगर इन केस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं तो माइनस चार्ज घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो है, जो प्लस आई इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी को कम करेगा, जो माइनस आई इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। रिजोनेंस में बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि रिजोनेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइज्ड करता है। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं कैसे कैसे आएंगे। पहली हमारे पास कंडीशन है इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। तो मिथाइल माइनस CH3CH2 माइनस CH3CH2CH2 माइनस। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। तो बच्चों इसमें मिथाइल ग्रुप, जितना छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? अगर मैं सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी की बात करूं तो इस समय प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा, यानी मिथाइल ज्यादा स्टेबल होगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और टर्सरी सबसे कम स्टेबल होगा। ध्यान रखना, उल्टा एकदम चल रहा है कार्बोकैटायन के, क्योंकि जितना ज्यादा आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्जांपल देखो, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। और टर्सरी में माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ता है। क्लियर? तीसरी चीज आ गई, हाँ, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर बात करें बेंजाइल की, देखो तो बच्चों बेंजाइल कार्बन आयन अभी भी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर हम इस कार्बन आयन में बेंजीन ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो बेंजीन ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। देखो सेम कॉन्सेप्ट है कार्बोकैटायन के जैसा। नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज रेजोनेंस, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा इसका डिलोकलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, रेजोनेंस दोनों में सेम इफेक्ट कॉज कर रहा है, हाँ, इंडक्टिव अपोजिट इफेक्ट कॉज कर रहा है। क्लियर? यहीं पर मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूं। अगर मान लिया जाए हमारे पास दो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है, और एक में आपने जोड़ा NO2 और दूसरे में जोड़ा आपने OCH3। यहां पर NO2 जो है माइनस रिजोनेंस यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट करता है, OCH3 का प्लस R इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेशन और यहां पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जस्ट अपोजिट, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ने से माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से माइनस चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब विड्रॉइंग ग्रुप अगर जो है कार्बन आयन पे जुड़ते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये किसके जस्ट अपोजिट है? कार्बोकैटायन के। ध्यान रखिए, समझे बात? चौथी कैटेगरी है हमारे पास
CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस, ये कम स्टेबल होगा बजाय किसके, बेंजाइल के, क्योंकि बेंजाइल में ज्यादा रिजोनेंस है, इसमें कम रिजोनेंस है। क्लियर। ध्यान क्या रखना है, एलाइल हमेशा बेंजाइल से ज्यादा ही कम स्टेबल होगा ऑलवेज। ठीक है, चलो पांचवी कैटेगरी हमारे पास है। अगेन अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं, ये देखो अगर यहां पर माइनस चार्ज है तो एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि इस समय इसका माइनस चार्ज किस में इन्वॉल्व है, एरोमेटाइजेशन में। ठीक है, तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड जो है हमेशा बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर हो गया, तो नोट करते जाओ फटाफट, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, है ना। चलो, तो ये सारे अपनी अपनी कैटेगरी में इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर शो करेंगे। अब मैं सबको एक साथ कंपैरिजन कर दूं तो किस तरह से हमारे पास ऑर्डर आएगा, देख लीजिए। मिटा दो इसे, हो गया। चलो अब देखो ऑर्डर क्या होने वाला है ना। तो सबसे पहले बच्चों आएगा एरोमेटिक, है ना। कौन कौन सा ऑर्डर आएगा हमारे पास एग्जैक्टली, हाँ सबसे पहले हमारे पास आएगा एरोमेटिक, क्योंकि यहां पर जो है माइनस चार्ज रेजोनेंस में है। उसके बाद आएगा बेंजाइलिक, और कौन सा बेंजाइलिक वाला, ये वाला है ना, जिसके पास ये वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद आने वाला है बच्चों एलाइलिक। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस है। एलाइलिक के बाद आता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, एलाइलिक के बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड वाला CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और उसके बाद आता है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। देन उसके बाद आता है सारे एल्काइल ग्रुप, एल्काइल, और एल्काइल ग्रुप में भी पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा बच्चों मिथाइल, मिथाइल के बाद आएगा प्राइमरी, प्राइमरी के बाद आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आएगा टर्सरी, और इस तरह आएगा पूरा के पूरा। ठीक है, हाँ जी हो गया एग्जैक्टली, है ना। तो ये पूरा पूरा एक साथ मैंने ऑर्डर लिख दिया आपको। पहला एरोमेटिक, देन बेंजाइल, बेंजाइल में भी अगर बेंजीन रिंग बढ़ती जाएगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, देन एलाइलिक, देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, देन डबल बॉन्ड, देन उसके बाद हमारे पास एल्काइल। एल्काइल में भी क्या ऑर्डर लिखा था, पहले मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, बस खत्म हो गया। ठीक, तो नोट करो जरा फटाफट। तो इस तरह से ये कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा है ना, तीसरा आएगा, तीसरा नंबर आएगा बच्चों फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि किसी एटम के ऊपर अगर एक डॉट आ जाए, यानी एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। क्लियर। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप इस तरह से जुड़े हैं और यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक इसके पास जाता है और एक इसके पास जाता है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे CH3 के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया। तो कई टाइप के फ्री रेडिकल हो सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि क्लोरीन क्लोरीन टूटते हैं तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन टूटते हैं ब्रोमीन फ्री रेडिकल, यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल, इवन बेंजाइल फ्री रेडिकल, कई टाइप के फ्री रेडिकल पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चों जो फ्री रेडिकल है उनके लिए कुछ कंडीशन होती है, यानी फ्री रेडिकल तभी बनेंगे जब कुछ यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन होगी। ठीक है,
तो कौन सी रिएक्शन कंडीशन है वो देखो, रिएक्शन कंडीशन टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स, और वहां पे है ये, बस 5 वर्ड आपको याद रखने हैं। H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर पेरोक्साइड और R फॉर रेडिकल्स। बस हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रेडिकल और पेरोक्साइड, इन 5 कंडीशन में ही हमारे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, अदरवाइज फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होता है कि हम HNu लिखते हैं, HNu का मतलब होता है बच्चों लाइट। तो यहां पर 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पेरोक्साइड, जैसा आपने देखा होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ROOR बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, इस तरह के। तो इन को हम बोलते हैं पेरोक्साइड, और इस ये सिंबल है लाइट का। तो मोस्टली आपको रिएक्शन में ये 2 सिंबल दिख जाएंगे। तो जहां आपको ये सब चीजें दिखे या ये 2 दिखे, इसका मतलब वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी। क्लियर? तो नोट करते जाओ फटाफट कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं कि फ्री रेडिकल की खास बात क्या होती है। ठीक है, चलो देखो, फ्री रेडिकल के पास अभी भी देखो 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन इस समय जो है 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास है। क्लियर हो गया? ठीक है। और बच्चों ये जो डायग्राम है अभी भी 120 डिग्री पर आ जाता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय द होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, क्या हो गया? होमोलाइटिक क्लीवेज। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? दे आर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल कंडीशन, जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड एंड रेडिकल। क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? ये बच्चों जो होता है इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन। और ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे आर पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बस, तो जो हमारा कार्बोकैटायन और कार्बन आयन था वो डायमैग्नेटिक थे, लेकिन फ्री रेडिकल क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक। अभी भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही रहता है इसमें। ठीक है बच्चों? अच्छा, नहीं sp3 नहीं, देख लेते हैं कौन सा है, sp2, सॉरी, इसको हम काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इट इज sp2 अगेन, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल, अभी भी आपको प्लेनर मॉलिक्यूल दिख रहा है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन, हेल्पर, होमोलाइटिक, sp2, प्लेनर। ठीक है, और क्या खास बात है इसके बारे में? हाँ ठीक है, हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि जो बच्चों जो हमारे पास कार्बोकैटायन कार्बो फ्री रेडिकल है, जो फ्री रेडिकल है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी अगर सेंट्रल एटम को देखें हम, तो सेंट्रल एटम के पास बच्चों 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल कार्बोकैटायन के जैसे होगी, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसी स्टेबिलिटी हमने कार्बोकैटायन में पढ़ी थी, जो ऑर्डर हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में पढ़े थे, वही के वही सेम टू सेम ऑर्डर जो है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में भी आएंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो चीजें इनको इलेक्ट्रॉन देंगी वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगी, और जो इनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे वो इनको अनस्टेबल करेंगी। क्लियर हो गया? तो ये नोट करो फटाफट ये पॉइंट। तो ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कब हो रहा है। और कई बार पूछ लेते हैं कि भाई क्या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता ही देता हूं क्या क्या ऑर्डर होने वाला है ना। जैसा आपने कार्बोकैटायन में पढ़ा था सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम एकदम जैसा। पहला हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहला है ये वाला था, उसके बाद 2 pH,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, टर्सरी, टर्सरी कार्बोकैटायन था, तो यहाँ पर टर्सरी फ्री रेडिकल आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, तो वहाँ कार्बोकैटायन था या बेंजाइल। उसके बाद हमने पढ़ा था एलाइल, ठीक है, ठीक है। एलाइल के बाद हमने क्या पढ़ा था, एल्काइल, एल्काइल में कौन सा आ गया, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल, और सबसे कम क्या होने वाला है, विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये फ्री रेडिकल। तो यही ऑर्डर सेम टू सेम किस में भी था, कार्बोकैटायन में, तो यही ऑर्डर किस में आ जाएगा, हमारे पास फ्री रेडिकल में। बस ध्यान क्या रखना कि एरोमेटिक और जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन था वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इतना ध्यान रखना, बाकी सेम टू सेम ऑर्डर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो नोट करो जरा फटाफट भाई। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लिया जाए हमारे पास बेंजाइल कार्बोकैटायन है और दूसरी तरफ भी एक बेंजाइल कार्बोकैटायन है, और इस पर मैंने जोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और सॉरी डोनेटिंग और विड्रॉइंग, NO2 का नेचर -R, OH का नेचर +R यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपने और इलेक्ट्रॉन खींच ले तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ध्यान रखें, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है कार्बिन। हाँ, थोड़ा सा कार्बिन का कॉन्सेप्ट आपको देखना है, एक आध क्वेश्चन JEE में मोस्टली उससे पूछा जा सकता है। तो 4th पॉइंट होगा कार्बिन। कार्बिन, अच्छा कार्बिन होती कैसे, देखो बच्चों, कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड कार्बिन। हैविंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इज कॉल्ड कार्बिन, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए आपको कि कार्बिन बच्चों इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करता है, आपको दिख रहा है कि लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चों ये लोन पेयर डोनेट करता है, अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम कर रहा है। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिख रहा है, जैसे आपको पूछा जाए कि कार्बोनाइन, तो आपने बोला कार्बोनाइन न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, डोनेट कर सकता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन एक्चुअल में बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो कार्बिन का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब कितने टाइप की कार्बिन हो सकती है या कौन कौन सी कार्बिन हो सकती है, जैसे मान लिया जाए CH, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बिन, CH3CH3, इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल कार्बिन, ClCC, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, PHCPH, इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल कार्बिन। तो इसका नाम और इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, कार्बिन। क्लियर हो गया, तो कंडीशन वही रहेगी, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। क्लियर हो गया, चलो अब कार्बिन की क्या खास बात है बच्चों, देखो कार्बिन तो क्या होता है, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कार्बिन, 2 टाइप्स ऑफ कार्बिन, ध्यान रखना। एक होती है बच्चों सिंगलेट, बस इसी के बारे में ज्यादा पूछा था। एक होती है ट्रिपलेट। अच्छा, सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो कार्बिन केमिस्ट्री पेज डाल के वहां आप देख सकते हैं। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए
यहां पर मैंने लिखा C, कार्बन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एक बच्चों ये एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ये वाला इस तरह का, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी। क्लियर? तो ये होती है हमारे पास सिंगलेट कार्बिन। और अगर ट्रिपलेट कार्बिन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो 1 2, एक पूरा ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा ऑर्बिटल ये रहा, इस तरह का। क्लियर? तो इधर मैं H और H लगा देता हूं, इधर भी H और H लगा देते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, देखो इस तरह से, इसमें एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मैं सिंगलेट कार्बिन की बात करूं तो सिंगलेट कार्बिन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो क्या होना चाहिए, 1 2 and 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। जबकि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका जो शेप होता है वो बेंट होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। इसी को देख लेते हैं दोनों कंपैरिजन में, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp2 बेंट। ठीक है, अच्छा दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर साथ में है, तो इसका मतलब ये जो है बच्चों डायामैग्नेटिक होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, इट इज कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक। देखो दोनों साथ साथ चल रही हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो है लेस स्टेबल होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। तो ये सिंगलेट कार्बिन हो गई, ये ट्रिपलेट कार्बिन हो गई। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं और डायमैग्नेटिक sp2 बेंट। ठीक है ना? तो ये था हमारे पास कार्बिन के बारे में, तो नोट करो फटाफट, है ना, इन 3 चीजों को नोट करना आपको, कई बार पूछ लेते हैं, इससे एक आध क्वेश्चन आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, समझे बात? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 5th नंबर का इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, जैसा कि नाम से दिख रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी अगर मैं पहली कंडीशन लिखूं तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन को ये पसंद करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये वहां अटैक करेंगे, अटैक ऑन द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, यानी ये उस साइट पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। और बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को हम हमेशा क्या करते हैं, E+ से डिनोट करते हैं। तीसरी खास बात, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इनके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऑर्बिट में। तो इसका मतलब हम इनको बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, TET। समझे बात मेरी? तो इलेक्ट्रोफाइल यानी E+, इलेक्ट्रॉन लविंग, अटैक वहां करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कमी होती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लिया जाए कि हम एक इस तरह का कुछ रिएक्शन लिखते हैं, तो यहां पर ऐसी साइट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल जो है इस साइट पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास इस तरह का एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये हमारे पास सबस्ट्रेट, और ये क्या है प्रोडक्ट, अटैकिंग रिएजेंट और ये सबस्ट्रेट। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको ये दिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखने की, इलेक्ट्रोफाइल बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ऑलवेज। ठीक है, और इनमें मोस्ट ऑफ क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऑर्बिट में, ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इनके टाइप की बात करूं तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाले और दूसरे होते हैं बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इससे क्वेश्चन कई बार आता है भाई, इनके टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल वाले, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से होते हैं, पहले हेलोजन की बारी आती है। देखो Cl प्लस, I प्लस एंड Br प्लस। देखो Cl प्लस में भी आपको क्या दिखेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, I प्लस Br प्लस। सारे एल्काइल ग्रुप R प्लस, सारे एल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने अभी बोला था कौन से वाले, जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है। R प्लस, PHCS2 प्लस, RCO प्लस, ठीक है। NO2 प्लस, बेंजीन में आपने पढ़ा होगा NO प्लस, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के प्लस वाले आपको दिखेंगे सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर हो गया। अब अगर न्यूट्रल की बात करें हम, तो बच्चों 13 ग्रुप के जितने भी कंपाउंड है, पूरे नहीं, कुछ कुछ, जैसे मान लिया जाए AlCl3, देखो कंपाउंड तो है लेकिन एल्यूमिनियम के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 एग्जैक्टली, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आ गया, BeCl2, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। चौथा BCl3, ये भी आ गया, ठीक है। पांचवा हमारे पास हाँ देखो अब SO2। अब बोलोगे SO2 कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, भाई अगर कोई एटम इस तरह से डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां निकल जाते हैं, तो इस पे प्लस आ जाता है, इस पे माइनस। इसका मतलब S पर जो है अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है, इसीलिए जो है ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसी तरह CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। इवन कार्बिन CCl2, ये वाली कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ये भी जो है इलेक्ट्रोफाइल होगी। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट ही वही है कि बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऑलवेज ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन यहां निकल जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, और कौन से एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर H प्लस भी आ गया, एक H प्लस SO3 H प्लस है ना, H प्लस के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अच्छा, एक और चीज आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ये तो हुआ। तो बच्चों जो स्पीसीज या जो एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ACC एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड लीविस एसिड। बस ये ध्यान रखना। तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर ऑल्सो लीविस एसिड बिकॉज दे एक्सेप्ट ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अच्छा, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सारे प्लस वाले क्या Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। भाई अगर सारे प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल है तो Na प्लस को भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, यस कि नो। नो, बिकॉज Na प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल में केवल प्लस चार्ज होने से वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दे मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए हर कोई प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसे, तो नोट करो फटाफट इलेक्ट्रोफाइल वाला। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, उसका जस्ट अपोजिट पढ़ना है, 6 नंबर वाला। ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल क्या हुए। अच्छा, सिक्स नंबर वाला आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल रिप्रेजेंट बाय द Nu माइनस। ठीक है भाई। तो बच्चों अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई एटम A है तो उसके पास माइनस चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, है ना। यानी A और माइनस का मतलब इट कंटेन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक। न्यूक्लियोफाइल की खास बात क्या होती है, पहली कंडीशन, दे आर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, ध्यान रखना है ना,
इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच मतलब दे कंटेन एक्स्ट्रा लोन पेयर, एक्स्ट्रा तो नहीं बोलते, दे कंटेन लोन पेयर टू डोनेट। तो इसका मतलब जो है न्यूक्लियोफाइल सारे वही कंपाउंड होंगे, सारे वही एटम होंगे जिनके पास जो है एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा देने के लिए, और इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है कि इनका जो ऑक्टेट होगा वो बच्चों कंप्लीट होगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन साथ में क्या कंडीशन लगानी है, दे ऑल्सो कंटेन लॉन पेयर, तभी जाके देंगे ना, है ना। ऐसे नहीं कि आप CH4 को बोल दो कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल हुआ, क्योंकि CH4 में तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये बच्चों कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, ध्यान रखिए, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंडीशन क्या जुड़ी है, ये जो है क्या होगा, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, लिख रहा है, ठीक है, समझे बात मेरी। चलो तीसरी चीज, न्यूक्लियोफाइल बच्चों वहां अटैक करता है जहां जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। ये देखो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो ये बच्चों उस एटम पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। ये आ गया अब न्यूक्लियोफाइल, अच्छा माइनस तो लगेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया और उन्होंने जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। अच्छा एक चीज बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर को ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को। तो इसका मतलब जो है जो एटम लोन पेयर को डोनेट करते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीविस बेस। तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल है इनको हम लीविस बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा तो इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली है कि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, लोन पेयर होना चाहिए, और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और लोन पेयर को डोनेट करते हैं, इसीलिए इनको हम लीविस बेस बोलते हैं, और वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। क्लियर। अच्छा अब इनके टाइप की बात करते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा था वैसा ही हम जो है न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज वाले हैं और दूसरे होते हैं न्यूट्रल। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से होते हैं, सारे हैलोजन, Cl माइनस, I माइनस, F माइनस और Br माइनस, सारे एल्काइल, सारे कार्बेनाइन, R माइनस, PHCH2 माइनस, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास H माइनस, NH2 माइनस, एल्कोहल का O माइनस, RCOO माइनस, ठीक है, OH माइनस, ठीक है, SH माइनस, यानी प्रोटॉन देने के बाद जो भी माइनस बचेगा वो सारे के सारे क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल हो गए, ठीक है। तो ये सब के सब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। कोई अगर एग्जांपल होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ RNH2, RNH माइनस, ठीक है। अच्छा Cn माइनस, हाँ भाई Cn माइनस भी था, ठीक है, साइनाइड आयन। अच्छा R माइनस, COO माइनस, COO माइनस। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर, नोट करते जाओ फटाफट जरा। अच्छा अब अगर हम बात करें न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल बच्चों मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो लोन पेयर किन एटम के पास होता है, सबसे पहले वो जानना है आपको। लोन पेयर होता है बच्चों ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास, नाइट्रोजन के पास और फास्फोरस के पास, इन्हीं के पास होता है लोन पेयर। तो इसका मतलब इन्हीं के मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अल्कोहल है तो ROH, ये देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल, वाटर, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया, अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
अमीन, अमीन भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। PH3 ये भी न्यूक्लियोफाइल, PCl3 ये भी न्यूक्लियोफाइल, NCl3 ये भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। H2S ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो भले ही सारे न्यूट्रल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें जो है लोन पेयर इन्वॉल्व है, और लोन पेयर इन्वॉल्व होने की वजह से ये जो है बच्चों क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अच्छा, और कौन हो गया भाई? NH3PCl, ठीक। थायो अल्कोहल, RSH, ठीक है। ROR ईथर, ये भी जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। RMGX, RMGX में R वाला हिस्सा है, R वाला हिस्सा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और ये सारे क्या हो गए हमारे पास, नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया? चलो नोट करो फटाफट, फिर मैं मिटाता हूं, लास्ट कंपैरिजन करते हैं, खत्म करते हैं कि क्या होगा अब लास्ट। देखो, न्यूक्लियोफाइल के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और पढ़नी है, अकॉर्डिंग टू अटैकिंग साइड, यानी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा या कोई न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो दो टाइप से हम न्यूक्लियोफाइल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अटैकिंग mechanism, there are two types of nucleophile। एक होता है बच्चों बाइडेंट, DENT, बाइडेंट, या एम्फिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है यूनिडेंट। तो यूनिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना बाइडेंट है, क्योंकि कुछ ही न्यूक्लियोफाइल बाइडेंट होते हैं, या कई बार एम्फीफाइल बोलते हैं, एम्फीफाइल न्यूक्लियोफाइल या एम्फिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है, और इधर है हमारे पास ONH, और O पर जो है माइनस चार्ज है, ठीक है। क्लियर? अब देखो, C और N में जो है बच्चों, N के पास लोन पेयर है और C के पास भी लोन पेयर है। तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो जो एल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए कोई एल्काइल ग्रुप CN पर अटैक करता है, तो वो जो है कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन पर भी अटैक कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, और कार्बन पर अटैक करेगा तो साइनाइड बनेगा। यानी बोलने का मतलब ऐसा है कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें दो अटैकिंग साइड होती है उनको हम बोलते हैं एम्फिडेंट न्यूक्लियोफाइल या बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखने। क्लियर? तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन देखो ये वाला है, यहां पर अगर कोई R प्लस अटैक करेगा तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन से करेगा, तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, वो कभी भी इस डायरेक्शन से अटैक नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं यूनिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान रखने की, कई बार पूछा जाता है कि बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं। क्लियर हो गया? तो एक तो एग्जांपल हमारे पास है CN-, दूसरा एग्जांपल पास है हमारे पास NO2-। क्लियर हो गया? तो ये दो ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। ठीक है भाई? तो चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा। अच्छा, और एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, है ना, यहीं पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, वाटर, बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोफाइल और ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह एल्कोहल, ROH, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोफाइल और ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल और वाटर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं, डिपेंड करता है कि वहां पे रिएक्शन कंडीशन कौन सी हो रही है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट मैं पूरा करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।